नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका ओवरडोज होने से जान का भी खतरा हो जाता है। तो मेरे एक रिलेटिव ने और एक सीनियर ने ऐसा मुझे निर्देशित किया कि भाई अगर कोई बच्चा या कोई एडोलेसेंट नींद की गोली ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना होगा। तो आइए हम लोग अल्प्राजोलम या क्लोनाजेपाम या जोल्पिडेम जैसे बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप के दवाओं के ओवरडोज, खास करके बच्चों और एडोलेसेंट में क्या दिक्कतें आती है और क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। तो ये जो दवाएं हैं जिनका अभी मैंने नाम बताया, जो बाज़ार में जैसे अल्प्राजोलम एल्प्रेक्स के नाम से काफ़ी कॉमनली अवेलेबल हैं, और ये शेड्यूल एच ग्रुप की दवाएं हैं, यानी इनको जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट को पेशेंट को नहीं देना है। और डॉक्टर भी जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो उसके निर्देश के अनुसार ही उन दवाओं को खाना होता है। तो बच्चे इस दवा को एक्सीडेंटली अगर कहीं रखा रहता है और वो अप्रोच कर लेते हैं तो वो खा लेते हैं, लेकिन एडोलेसेंट या एडल्ट ग्रुप में ये इंटेंशनली खाया जाता है अपना जीवन समाप्त करने के लिए। तो वैसी परिस्थिति में अगर आपका कोई पेशेंट अल्प्राजोलम या इस तरह की नींद की गोली ज़्यादा खा लिया है तो आप क्या करें। तो ये बेंजोडाइजेपिन की दवाएं जो हैं वो प्रयोग एज ए एंग्जियोलाइटिक, मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उस परिस्थिति में किया जाता है। वो कभी कभी डिप्रेशन में यूज किया जाता है। स्लीप डिसऑर्डर्स, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है किसी भी कारण से, तो उसमें डॉक्टर जांच करके उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, यानी बेहोशी के पहले इसको दी जाती है। और सीजर डिसऑर्डर यानी मिर्गी की बीमारी में भी इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी ने अल्प्राजोलम या बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की दवा का ओवरडोज ले लिया है, एक साथ 5-10 गोलियाँ खा ली है, तो वैसी परिस्थिति में क्या क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले तो मरीज को जो है डिजीनेस होगा, उसको ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, मरीज कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेगा, वो ठीक से ओरिएंटेड नहीं रहेगा। और उसको जब आप एग्जामिन करेंगे तो देखेंगे कि मरीज़ को जो है वो उसका रेस्पिरेटरी रेट कम चल रहा है, उसका बीपी लो हो गया है, SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन घट जाता है, और मरीज़ कभी कभी कोमा या अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, ड्रॉजी हो जाता है, मतलब आप उसको जगाते हैं फिर भी ठीक से जगता नहीं है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता, लास्ट में वो कोमा में चला जाता है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या क्या जांच कराने चाहिए हेल्थ फैसिलिटी में। तो आपको CBC कराना है कि सेप्सिस है कि नहीं, इसको आप रूल आउट करेंगे। सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि में इलेक्ट्रोलाइट डिरेजमेंट हो जाता है। ब्लड शुगर कराना है तो रूल आउट हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। और आपको जो है टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल, यानी यूरिन में बेंजोडाइजेपिन्स का लेवल या सेरम में बेंजोडाइजेपिन का लेवल आप करा सकते हैं। अगर फैसिलिटी है तो आप डीप अनकॉन्शियस स्टेट में पेशेंट है तो उसमें CT या MRI की भी ज़रूरत पड़ती है। और ECG भी अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो उसमें उसके हार्ट की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए प्रश्न था। तो ऐसे मरीजों को गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है, यानी उसके नाक से एक नली डालकर और उसको वॉश किया जाता है नॉर्मल सलाइन से, ताकि जो भी उसका जो बेंजोडाइजेपिन उसने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन कम से कम हो और जितना हो सके वो बाहर निकाला जा सके। गैस्ट्रिक लवाज के अलावा आपको उस बच्चे या एडोलेसेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, यानी अगर उसका रेस्पिरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन घट रहा है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब पेशेंट आपका अलर्ट है और उसका गैग रिफ्लेक्स सही है, मतलब कि उसको आप अगर उसको पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल को टच करते हैं तो वो
कफ करता है, यानी उसका गैग रिफ्लेक्स सही है। इसके अलावा आप मरीज़ का अगर बीपी कम हो रहा है तो आईवी फ्लूइड्स और आइनोट्रोपिक सपोर्ट दे सकते हैं। और जो इसका मेन एंटीडोट है जिसके लिए मुझे सवाल आया था वो है फ्लूमाजेनिल नाम की दवा। ये बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मतलब जिस साइट पर वो नींद की गोली पोस्ट सिनेप्टिक साइट पर जो काम कर रही थी उसी साइट पर जाके ये बाइंड हो जाता है और उसको उसके इनहिबिटरी एक्शन को रोकता है। और इसकी जो डोज है वो 0.002 से 0.02 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है और ये ओवर 1 मिनट ड्यूरेशन में दी जाती है। ये आईवी प्रिपरेशन है जो एम्पूल के रूप में बाज़ार में उपलब्ध रहती है, लेकिन इसके साथ दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो कि ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है, आपको इसकी अवेलेबिलिटी नियर अबाउट किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास ही मिलेगी, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम आते हैं बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग के। तो सामान्य मार्केट में या डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत कम संभावना रहती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास इस दवाई के मिलने की। दूसरा, इसके साथ इसका अपना भी साइड इफ़ेक्ट है कि ये सीजर के थ्रेशोल्ड को घटा देती है, यानी अगर किसी को मिर्गी की टेंडेंसी है तो कम स्टिमुलस में भी उस ऐसे मरीजों को जिनको आपने फ्लूमाजेनिल दिया है उनको सीजर आ सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज वाले पेशेंट को बचा सकते हैं। और रही बात कि इसका फैटल डोज क्या है, तो इस दवाई का फैटल डोज जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है कि वो उसका टॉलरेटिंग डोज क्या है, लेकिन 10 से 20 गोली के रेंज में अगर आपने ये दवा ली है तो आप काफ़ी खतरे वाले जोन में हैं। गैस्ट्रिक लवाज के अलावा आप पेशेंट को एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। ये बाज़ार में पाउडर फॉर्म या टैबलेट के रूप में अवेलेबल होता है। अगर टैबलेट के रूप में है तो उसको क्रश करके और फिर घोल के राइस ट्यूब के द्वारा आप दे सकते हैं। इसका डोज जो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। मैक्सिमम 50 ग्राम तक देते हैं अगर 50 केजी बॉडी वेट है तो। लास्ट रिसोर्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है, अगर पेशेंट आपका खुद का उसका रेस्पिरेशन नहीं है, अपने इफ़र्ट से वो ब्रीद नहीं कर रहा है, या उसका एयरवे पैटेंट नहीं है, मतलब सांस की नली में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मरीज़ को मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी वेंटिलेटर पर उसको इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन डाल के वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि मरीज़ जो है मशीन के द्वारा कृत्रिम सांस लेता है। और जब तक इन दवाइयों का असर रहता है तब तक वो सपोर्ट दिया जाता है। फिर जब मरीज़ को अपना रेस्पिरेटरी एफर्ट आने लगता है तो धीरे धीरे वेंटिलेटर से उसको हटाया जाता है। तो ये थी बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज से संबंधित कुछ जानकारी। और किसी भी परिस्थिति में ऐसे मरीजों को घर पर इलाज न करें, आप तुरंत नज़दीक किसी अस्पताल में ले जाएं जहां इस तरह के मरीजों का इलाज होता हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।